हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, इस वक्त मैं हूँ आगरा में, आगरा फोर्ट में हूँ। और अभी मेरा यहाँ पे 2 दिन का ट्रिप है आगरा में। और यहाँ से फिर अभी मैं वृंदावन और मथुरा भी जाने वाला हूँ। तो ओवरऑल मैंने ऐसे 4 दिन का प्लान ट्रिप किया है, जिसमें 2 दिन मैं आगरा में स्पेंड करूँगा। आई थिंक एक दिन आगरा और एक दिन फतेहपुर सिकरी भी जाऊँगा। एक्चुअली आगरा हम लोग रात को ही आ गए थे और रात को हमने यहाँ पे ताजमहल के नियर में ही ताजमहल के नियर बाई हमने एक होटल में स्टे किया है। और होटल काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल है, कम प्राइस में भी आपको एक अच्छा सा रूम मिल जाता है यहाँ पे। तो इट्स वेरी नाइस। तो हमने रात स्पेंड किया है यहाँ पे बहुत अच्छे से। और अभी हम लोग सुबह के लगभग 6:30 से 7 बजे होंगे अभी। तो अभी हम लोग सुबह ताजमहल के लिए निकलने वाले हैं। तो वैसे तो हमारा प्लान था कि हम लोग खुद ही घूमते, ऐसा कुछ बुकिंग का हमारा कोई सिस्टम नहीं था। हमने सोचा हम खुद ही ऐसे शेयरिंग में ही या फिर खुद से एक्सप्लोर करेंगे। बट रात को जब हम यहाँ पे होटल के लिए आ रहे थे तो फिर जो होटल वाले भैया थे तो उन्होंने हमें सामने से कॉल करके बोला कि भैया आपको पिकअप करने के लिए हम ड्राइवर भेज रहे हैं। तो हमें लगा कि चलो ये उनकी सर्विस होगी बट ऐसा कुछ नहीं था। वो ऑटो वाले भैया हमें आए पिक करने के लिए। और वहाँ से फिर पता चला कि भैया उनका एक अलग से पैकेज था, वो एक मूव था, बिजनेस मूव था। आपका जो बुकिंग होता है ना, हाँ हाँ। तो आपको पिकअप करने का ऑर्डर रहता है। अच्छा अच्छा। जो प्राइस लगता है, किराया जो लगता है वो पहले बता दीजिए, किराया लगता है। तो हम आपको होटल से ले जाते हैं। उसके बाद में जैसे आप मॉर्निंग टाइम में ताजमहल, देवी ताजमहल का बाग, जैसे आगरा में घूमना क्या हुआ तो हम आपको घुमा देंगे। उसके बाद में ड्रॉपिंग है आपकी, जैसे आगरा फोर्ट या आपके पास या मथुरा के लिए या फिर गाड़ी के लिए जाने के लिए, तो हम सब सारी चीज़ें आपकी तरफ भी अच्छी तरीके से करा देते हैं। कोई ऐसी कोई इशू नहीं होता है जिससे कोई परेशानी फिर मतलब ऐसे उन्होंने पैकेज ही बना दिया। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, एक दिन का एक्सपीरियंस करके देखते हैं, भाई के साथ घूमते हैं। तो हमने उन्हीं को बुक कर लिया है आज पूरे दिन के लिए। तो वही हमें घुमाने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन सी जगह लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ घुमाते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा ब्लॉग में बने रहिए। रात को जिस होटल में हम लोग रुके थे उसके बाजू में ही काकेदा ढाबा एक रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पे हम खाना खाने के लिए गए थे, वो भी ऑटो वाले भैया ही लेके गए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है और वाकई में वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा था। पनीर टिक्का मसाला हमने ऑर्डर किया। हालांकि जो प्राइस था वो ढाबा के जैसा तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा क्वाइट एक्सपेंसिव था, बट टेस्ट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। उसके बाद अगली सुबह हम लोग ताजमहल देखने के लिए निकल गए। और ऑटो वाले भैया ने हमसे पूछा कि कितने बजे सुबह में आपको ऑटो चाहिए। तो हमने कहा कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 6 बजे चाहिए। तो वो 6 बजे आ गए थे। सो वो भी हमें देख के बहुत अच्छा लगा थे और ही वॉज़ वेरी पंक्चुअल। ये कवर है 10-10 रुपए का, ये पहन के जाना होता है अंदर। वो ताजमहल के अंदर 2 तरह का टिकट है, एक है 50 रुपये का और एक है 250 रुपये का। तो अगर आप 50 रुपये का टिकट लेकर के जा रहे हो तो फिर आपको ये कवर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप 250 रुपये का अगर टिकट लेके जा रहे हो तो आपको ये कवर की ज़रूरत पड़ेगी। कैसा लग रहा है ऋतु? वो खराब कब लगता है? क्योंकि 50 रुपये के टिकट में आप ताजमहल को सिर्फ बाहर से देख सकते हो, लेकिन 250 रुपये के टिकट में आप ताजमहल को अंदर से देख सकते हो। पूरा ताजमहल का आप टूर कर सकते हो। और ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल का है, तो मार्बल गंदी ना हो इस वजह से वो शू कवर पहनाया जाता है। सो गाइस, सबसे पहले जैसे आप एक गेट से अंदर जाते हो तो आपको अराउंड 400 मीटर 500 मीटर तक आपको ऐसे ही चल के जाना होता है, मेन जहाँ से टिकट मिलता है, टिकट काउंटर तक। तो अंदर में शौचालय की भी सुविधा है, लॉकर रूम, यहाँ पे आप अपने सामान वगैरह रख सकते हो। ये वेस्ट गेट की एंट्री गेट है ताजमहल। देखो, आप यहाँ पे ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन के लिए आपको यहाँ पे स्कैनर से स्कैन करना होगा। बच्चों के टिकट काउंटर खाली है, टिकट काउंटर एकदम खाली है। ये होता है फ़ायदा सुबह सुबह आने का, इसलिए हम लोग सुबह सुबह आ रहे थे। ये पूरा है ना वो अंदर का? ओके, थैंक यू। हमने 250 रुपये का ही टिकट लिया क्योंकि हम ताजमहल को अंदर से एक्सप्लोर करना चाह रहे थे और हर चीज़ मतलब अच्छे से फील करके देखना चाह रहे थे। तो इसलिए हमने 250 का टिकट लिया। तो टिकट के रूप में आपको एक टोकन मिलता है और उस टोकन को आपने खोना नहीं है, क्योंकि अगर आपने टोकन खो दिया तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ाइन भरना पड़ेगा।
और जो टिकट आप लेते हो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 घंटे तक की है। तो आप कोशिश कीजिए कि 3 घंटे में आप घूम फिर के वापस बाहर आ जाए। मना किए थे रितु को कि अरे यार ठंड नहीं होगा, स्टॉल मत लिया करो। अब उसका स्टॉल हमको ढूंढना पड़ रहा है। ताजमहल आमतौर पर हर दिन सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक खुला होता है, लेकिन शुक्रवार को यह नमाज के लिए बंद रहता है। और वैसे ये भी लोग बता रहे थे कि शुक्रवार को यहाँ के लोग जो वर्कर्स हैं वो ताजमहल की क्लीनिंग वगैरह भी करते हैं। पूर्णिमा के दौरान जो स्मारक है वो रात के 8:30 बजे से लेकर के रात के 12:30 बजे तक रात के नज़ारे के लिए अपने दरवाजे खुले रखता है। साथ ही पूर्णिमा के 2 दिन बाद और पहले, यानी कुल मिलाकर 5 दिन। So we are celebrating World Heritage Week. So today is the last day. So we are very lucky to. ताजमहल आगरा के दक्षिण छोर पर एक छोटे भूमि पठार पर बनाया गया। इससे पहले इस जगह पर महाराजा जयसिंह का एक आलीशान महल था, लेकिन बाद में शाहजहां ने इस जगह के बदले में महाराजा जयसिंह को आगरा शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा महल दिया। हम लोग ताजमहल फाइनली आ चुके हैं। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरम सीमा पर थी। ताजमहल उन सभी वास्तुकलाओं के उदाहरण में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर विश्व धरोहर की बात की जाए तो ताजमहल सबसे ज़्यादा प्रशंसा पाने वाली मानवीय कृतियों में से एक है। इसके जितने करीब जाओ यार, इसकी खूबसूरती उतनी ही बढ़ती चली जाती है। देखिए 50 रुपए के टिकट में आप बस यहीं तक आ सकते हैं। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। बट अगर इसके ऊपर से अगर आपको देखना है तो फिर उसके लिए आपको 200 रुपीज़ और पे करने होते हैं। तो हमने 250 का टिकट लिया है, तो हम अब इसके ऊपर जा रहे हैं। ताजमहल को देखने के लिए हर साल लगभग 20 से 40 लाख दर्शक आते हैं और इनमें से कम 2 लाख से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो फॉरेनर होते हैं जो विदेश से आते हैं। अधिकतर पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर नवंबर से लेकर के फरवरी के महीने तक आते हैं, यानी कि ठंड के मौसम में आते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे कि आप गर्मी झेल नहीं पाएंगे। तो लोग ठंडे में आना यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। गाइस, हम लोग ताजमहल के अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से अंदर जाने के लिए हमें ये शू कवर पहनना पड़ेगा, तभी हमें जाना अलाउ होगा, नहीं तो एंट्री फिर नहीं मिलेगी। तो मैं अभी ये शू कवर पहनने वाला हूँ और उसके बाद हम लोग अंदर जाने वाले हैं। 200 रुपये वाले टिकट वालों की अलग लाइन है, 250 वालों की अलग लाइन है। तो हमारे पास 250 वाला है, तो हम 250 वाले में जाएंगे। इसके मुख्य गुंबद के किरीट पर कलश है। यह कलश 1800 ईस्वी तक सोने का था, लेकिन अब यह कांसे का है। यह कलश फारसी एवं हिंदू वास्तुकला के घटकों का संयोजन है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है, जिसकी नोक स्वर्ग की ओर इशारा करती है। चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि भगवान शिव का चिन्ह है। सो गाइज, ये जो आप यहाँ पे आर्ट देख रहे हो, ये फूलों की जो बनावट देख रहे हो, सो फ्राइडे को जब ये ताजमहल बंद रहता है तो जो कारीगर होते हैं वो आकर के इसका रिनोवेशन करते हैं, बट उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये कैसे बनाना है, तो वो बहुत बारीकी से इस चीज़ को फिर से पॉलिश करते हैं। सो हर फ्राइडे को ये चीज़ अच्छे से पॉलिश किया जाता है। आधारशिला एवं मकबरे को निर्मित होने में लगभग 12 साल लगे और इसके बाकी के जो इमारत हैं और जो बाकी के भाग हैं उनको अगले 10 वर्षों में पूर्ण किया। इनमें पहले मीनारे, फिर मस्जिद, फिर जवाब और अंत में मुख्य द्वार बने। चूँकि हर चीज़ एक बहुत लंबे लंबे अंतराल पे बना, लगभग 10-20 साल पे बना, तो पैसे कितने लगे इसमें भी बहुत फ़र्क आ गया। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि लगभग 3 अरब 20 करोड़ रुपए उस समय के अनुसार जो खर्च हुए ताजमहल को बनाने में, और आज की बात करें तो खरबों डॉलर से भी ऊपर हो सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों को मरवा दिया था या उनके हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था। लेकिन
ये सिर्फ सुनने सुनाने वाली बातें हैं। इसका सच में क्या ये सच है या कितना झूठ है ये किन्हीं को नहीं पता। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ताजमहल के निर्माण से जुड़े लोगों से यह करारनामा लिखवाया गया था कि वे ऐसे रूप का कोई भी दूसरा इमारत कभी नहीं बनाएंगे। ऐसे ही दावे कई प्रसिद्ध इमारतों के बारे में भी किए जाते रहे हैं। हालांकि यह केवल अफवाहें हैं, क्योंकि तत्कालीन किसी भी महत्वपूर्ण काव्य इत्यादियों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस तथ्य के भी कोई प्रमाण नहीं है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे जो 1830 के दशक में ताजमहल को ध्वंस करके उसका संगमरमर नीलाम करने की योजना बनाई थी। बेंटिक के जीवनी लेखक जॉन रॉसोली ने कहा है कि एक कथा उड़ी थी जब बेंटिक ने निधि बढ़ाने हेतु आगरा के किले का फालतू संगमरमर नीलाम किया था। तो गाइज इस तरीके से लगभग 3 घंटे एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था आगरा किला। सो गाइज आगरा किला जो है वो आगरा फोर्ट के एकदम ही नज़दीक है। मतलब ऐसे आप स्टेशन से बाहर निकलोगे और जस्ट कुछ कदम पे आपको आगरा किला दिख जाएगा। इसीलिए हमने जो अपना नेक्स्ट स्टे था वो आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के आसपास ही लिया था, और मतलब वहाँ से आगरा किला भी बहुत नज़दीक। वैसे मैं आपको बता दूं कि आगरा फोर्ट जो है वो ताजमहल से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। फोर्ट की एंट्री टिकट 40 रुपये पर पर्सन है, और इसकी भी टिकट आप चाहे तो ऑनलाइन कटवा सकते हैं। वहाँ पे बाहर में आपको स्कैनर दिख जाएगा, या फिर आप टिकट विंडो से भी ले सकते हैं। और आगरा फोर्ट के अंदर कोई भी ऐसी मतलब चीज़ें ले जाने मना है जो कि मतलब हानिकारक साबित हो सकती है, तो वो भी चेकिंग वेकिंग के टाइम पे सब निकाल देते हैं। सिर्फ आप मोबाइल और अपना पर्स लेके जा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं आगरा फोर्ट के इतिहास के बारे में। आखिर क्या है इसकी हिस्ट्री इतने बड़े फोर्ट की, और क्यों दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। वैसे आपको फोर्ट के बाहर भी और फोर्ट के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे गाइड मिल जाते हैं जो कि आई थिंक 500 रुपीज़ या 600 रुपीज़ ऐसे करके वो आपको हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो हायर कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं आपको काफ़ी कुछ बताने ही वाला हूँ अंदर की चीज़ों के बारे में। सो आगरा फोर्ट बेसिकली एक ईंटों का किला था, ईंटों ब्रिक्स, जो कि सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। और इसका पहला विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा की यात्रा की थी, तथा इसने इस किले की मरम्मत लगभग 1504 ईस्वी में करवाई और इस किले में रह रहा था। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया और यहीं से देश पर शासन किया। इसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई थी। बाद में इसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी 9 वर्षों तक संभाली, तब तक जब वो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा नहीं गया। उसने अपने काल में यहाँ कई स्थान, मस्जिदें एवं कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति भी। इस संपत्ति में ही एक हीरा भी था जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक बावली बनवाई। सन 1530 में यहीं हुमायूं का राज तिलक भी हुआ, और हुमायूं इसी साल बेलग्राम में शेर शाह सूरी से हार गया और किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 साल तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इसकी केंद्र स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया और सन 1558 में यहाँ आया। इसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हालत में था और अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर और मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। अकबर के पोते शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुंचाया। यह भी मिथक है कि शाहजहां ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, वह प्रयासरत था
कि इमारतें श्वेत संगमरमर की बने, जिनमें सोने और कीमती रत्न जुड़े। आप देख रहे हो सामने गड्ढा देख रहे हो, इसमें पहले मगरमच्छों को रखा जाता था। वक्त जो अभी आपके स्क्रीन पे जगह आप देख पा रहे हो, ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सजा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोखों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। हमने भी एक्सपीरियंस किया, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रही है मीना मस्जिद, एक छोटी सी मस्जिद है जो कि आगरा किले के अंदर ही स्थापित की गई है, और ये है दीवाने खास। दीवाने खास का प्रयोग और उसके जो उच्च पदाधिकारियों की जो गोष्ठी होती थी और जो उसकी मंत्रणा होती थी उनके लिए किया जाता था। जहांगीर का जो काला सिंहासन है वो दीवाने खास की विशेषता को दर्शाता है। आप देख सकते हो, ये देखिए, मैं इसी काले सिंहासन की बात कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी कुछ उर्दू में लिखा हुआ भी था, मुझे वो समझ नहीं आया, बट यस, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये नगीना मस्जिद है, आलिंद बराबर में ही दरबार की महिलाओं के लिए निर्मित मस्जिद था ये, जिसके भीतर जनाना मीना बाज़ार भी था और जिसमें केवल महिलाएं जो थी वो सामान बेचा करती थी। वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे दीवाने आम। दीवाने आम के बारे में आई थिंक बहुत लोगों ने आपने देखा भी होगा फिल्मों वगैरह में। इसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। यहीं पे राजा बैठते थे और यहाँ पे उनकी सभा लगती थी पूरी, और यहीं पे राजा बैठ करके सभी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, और यहाँ पे उनकी पूरी राजमंडली बैठती थी। जो सबसे लास्ट जगह हमने विज़िट की आगरा फोर्ट से निकलते वक्त वो था अंगूरी बाग। आई थिंक इसके बारे में भी आपने इतिहास में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। ये लगभग 85 वर्ग मीटर बड़ा है ये अंगूरी बाग, काफ़ी बड़ा था। यह एक ज्यामितीय प्रबंधित उद्यान था। इसको इंग्लिश में ज्योमेट्रिक मैनेज्ड गार्डन कहा जाता है, और ज्योमेट्रिक मैनेज्ड गार्डन मीन्स जो थोड़ा सा विज्ञान से प्रभावित हो। बगीचों का डिज़ाइन एक खास युग के वैज्ञानिक परिणामों से प्रेरित होता है। और इस तरह हम आगरा फोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि मेहताब बाग की तरफ। मेहताब बाग आगरा फोर्ट से लगभग 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मेहताब बाग जो है वो यमुना नदी के मतलब ताजमहल से ठीक अपोजिट दूसरे किनारे पे है। इसकी एंट्री टिकट 25 रुपये पर पर्सन है, और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री जो है वो फ्री है। मेहताब बाग को ऐसे चांदनी बाग भी कहा जाता है। यहाँ पे पहले एक काला ताजमहल बनाना तय हुआ था कि जिसमें शाहजहां की कब्र बननी थी। शाहजहां चाहता था कि उसकी कब्र वहाँ बनाई जाए, लेकिन पैसों के अभाव के वजह से, और चूंकि औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था आगरे किले में, तो ये उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। और सन 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई, और औरंगजेब ने अपने पिता के शरीर को मुमताज महल के बगल में ताजमहल में दफनाने की योजना बनाई। तो काले ताजमहल के स्थल को अब मेहताब बाग में परिवर्तित कर दिया गया। इस बाग को सबसे पहले बाबर ने सन 1530 में बनाया था, लेकिन शाहजहां ने फिर इसे ताजमहल को देखने के लिए ही सही जगह माना था, और यहाँ से बैठ के वो ताजमहल को निहारा करते थे। इवन आप भी अगर ताजमहल के अंदर नहीं जाना चाहते हो और यहाँ से भी अगर आप देखना चाहो तो एक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, मेहताब बाग में आंवला के कितने सारे पेड़ हैं। अगर आपको अपने पैसे वसूल करने हैं तो यहाँ से 2-4 झोला आंवला लेके चले जाओ। सिर्फ आंवला ही नहीं, मेहताब बाग में लगभग 40 से भी ज़्यादा तरह के पौधे लगे हुए हैं। ये है मेहताब बाग का एंट्री गेट, और यहाँ से ठीक थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये ताज व्यू पॉइंट, यहाँ से नीचे जाके, यहाँ से ऐसे नीचे जाके, और यहाँ से फिर ऐसे करके वो कनेक्ट हो जाता है। नॉर्मल डेज़ में 15 रुपीज़ पर पर्सन है इसका टिकट, लेकिन जैसे ही आप अगर देखोगे तो 5 डेज़ मूनलाइट, चांदनी रात को, इसका टिकट हो जाता है 50 रुपये पर पर्सन। अगर आपको ताज व्यू पॉइंट से ताजमहल का नज़ारा देखना है तो चांदनी रात सबसे बेस्ट टाइम होता है।
उसके बाद हम निकल गए आगरे का पेठा लेने के लिए। इनके पास बहुत तरह तरह के फ्लेवर थे पेठा के, पान फ्लेवर, बटर स्कॉच, चॉकलेट, केसर वाला पेठा, ऐसे नॉर्मल पेठा भी था उनके पास, जो कि लगभग 300 रुपये प्रति किलो से लेकर के 600-700 रुपये प्रति किलो तक पेठा था। और आगरे का पेठा बहुत मशहूर होता है। और 2 तरह के पेठे हैं मोस्टली आगरे में, एक तो है पंछी पेठा और एक है ये जहाँ पे हम ले रहे हैं ब्रिजवासी पेठा। लास्ट डेस्टिनेशन विच इज़ सदर बाज़ार। सदर बाज़ार आप कह सकते हो कि मतलब अमीरों वाला बाज़ार है ना। मतलब आगरा में ऐसे छोटे मोटे मार्केट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और थोड़ा रिच, जहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स आपको दिख जाएंगे शॉपिंग वगैरह के लिए। साथ में ऐसे लोकल मार्केट्स भी हैं, बट ब्रांडेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को, मतलब ऐसे मॉल रोड टाइप का था ये। एंड दैट्स इट, दिस इज़ द लास्ट थिंग विच वी हैव डन इन आगरा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलेंगे आपको लेकर के फतेहपुर सिकरी, जो हमारा डे 2 था आगरा वृंदावन मथुरा के टूर का। तब तक के लिए अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।